परिवार एज अ संस्था क्या टिक पाएगी? श्रद्धा जैसे अगर नौजवान और नवयुवतियां इस देश में बढ़ते रहे, तो क्या परिवार संस्था का कोई भविष्य है कि अमेरिका के जैसे या यूरोप में जो ध्वस्त हो चुकी है, वही हमारा भी भविष्य होने जा रहा है? जिस तरह से बढ़ रहा है और ये स्वाभाविक है, तो इस पर किसी तरह से कोई नैरेटिव सेट करने की, लोगों से बात करने की, लोगों तक ये बात पहुंचाने की कि जिन बातों को, जिन रास्तों पर चलकर यूरोप की दुर्गत हो गई है, इस्लाम टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि वो परिवार में जीता है, समूह है, उसने घुस भर दिया है। ब्रिटेन में दसों वीडियो देखने में मिलते हैं कि पेट्रोल पंप पे 2 बुर्के वाली औरत और एक आदमी और गोरों को पीट रहे हैं, और लोग सोच भी नहीं सकते कि हम अपने शहर में अपने मार खा सकते हैं, लंदन में मार खा सकते हैं, बर्मिंघम में मार कर सकते हैं, खा रहे हैं। तो वो इस्लाम क्यों बढ़ रहा है कि वो परिवार में विश्वास करता है, संस्था उसकी बनी हुई है, और गोरे क्या है, वो व्यक्ति हैं, वो विश्वास करते हैं इस पर, उनका सिस्टम इस पर है कि पुलिस करेगी। तो ध्यान रहे पुलिस क्या करती है, जब कोई अपराध हो जाता है, कोई धारा टूटती है, तो उसके बाद आकर केस बनाती है और फिर लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। उस क्षण में तो वो कुछ भी नहीं करती जब ये घटना घट रही होती है। इस रास्ते से, टिंडर वाले रास्तों से निकलकर, रास्तों से चल के हम जिस जगह पहुंचेंगे वहां परिवार बिखर चुका होगा, और उन लोगों के बारे में विचार। आज ही का एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आज मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं अपने बेटे को लेने के लिए मेट्रो से गया और मेट्रो से लौट रहा था। तो जाहिर था कि मैं जब ट्रेन में घुसा, तो एक सीनियर सिटीजन हूँ, 60 से ऊपर का हूँ, तो मैं गया, तो एक महिला बुर्का पहने, वो बड़ी पतली सी, वो आंखें पर वो खुली हुई बाकी, और छोटा सा एक 3-4 महीने का बच्चा गोद में लिए बैठी थी। तो मैंने उसके साथ एक मुल्ला खड़ा था, एक झुंड सा था 7 या 8 लोगों का। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए, बच्चा है इनकी गोद में। फिर वो मौलाना मुस्कुराए मुझे देख के, तो मैंने उनसे पूछा, ये टब्बर आप ही का है? 7 या 8 बच्चे, इतने से लेके जैसे तले ऊपर की पतीली को सेट सा खुल गया हो, छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसी। तो एक लड़का था, मेरे ख्याल से 25 साल का होगा, तो मुझसे बोला, क्या इरादा है? मैंने कहा कुछ नहीं, काट के डाल दूंगा। मैंने, तू काट के डालेगा? 36 टुकड़े यही कर दूंगा तेरे, इन्हीं नंगे हाथों से। मैं चढ़ गया उस पर। वो आफताब के टुकड़े करने को इस्लाम के द्वारा किसी काफिर के टुकड़े करने की तरह ले रहा है और उस पर फख्र कर रहा है, मगर उसे अंदाजा नहीं था। 2 लोग और भी बोले कि वो कैसे कर देगा। जाहिर है कि कहां उतरोगे? मैंने कहा 15 पे उतरूंगा। वहीं उतरूं या यहीं उतर लूं? बोले बाहर आ जाओ। मैंने कहा बाहर क्या आ जाओ, यहीं तोप चला ले, जो तुझसे चले जाए, तेरे बस का जो। ये जो समूह है, उसकी मजाल क्यों हो गई कि उसने श्रद्धा के बारे में पढ़ा कि श्रद्धा को उसका आफताब मारता पीटता था, बरसों से हो रहा था, और वो जिस रास्ते पर चलकर वहां आई थी, अब परिवार में लौटने की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो ये जो टेंडर मेड रिश्ते हैं, ये बेसिकली आपको एक बिल्कुल बियाबान में अकेला छोड़ देते हैं। एक समय के बाद, शुरू में आपको आनंद आता है, फिर एक समय के बाद, हाँ, क्या अच्छा शेर याद आया मुझे, वो ये किसका है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नसीम मखमूरी साहिबा का है। वो ये कह कह के जलाता था हमेशा मुझको, वो ये कह कह के जलाता था हमेशा मुझको, और ढूंढेगा कहीं मेरे अलावा मुझको, कि मेरे जैसी तो मिलेगी, दूसरा तीसरा चौथे के बाद भी यही तो होना है, तो उसमें ऊब आ जाएगी। मगर तब तक आप अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने समूह से इतनी दूर जा चुके होते हैं कि पूरी तरह से बिखराव हाथ आता है, बिल्कुल अंधकार रहता है, कहीं से कोई रोशनी की किरण नहीं, और मजबूरी होती है जो इस लड़की के साथ हुआ, कि आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। माँ को ऐसे आप बता रहे हैं कि मुझे मारता है। एक मिनट सुनिए, पढ़ी लिखी थी, नौकरी की काबिलियत तो थी, बहुत ग्रेट नौकरी ना सही, वो कॉल सेंटर टाइप ही सही। अच्छा, वैसे भी ये नौकरियां जो हैं बहुत सारी, जो अय्याशी के लिए ही बनी है, ऑल नाइट सेंटर्स, कॉफी सेंटर्स, और उतना फैसिलिटेट करते हैं ये कि आपको एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते जोड़ने का संभावना बने और बढ़े। तो चलिए, नौकरी थी, पढ़ी लिखी थी, परिवार ना सही, कुछ तो मित्र थे जो सपोर्ट भी कर रहे थे,
फिर भी ये टिंडर मेड रिश्ते में जाकर ये निकल नहीं पाती है, पिट रही है, जान खतरे में है, लिख रही है, दोस्तों को मालूम है, वो सब के बावजूद व्हाट डज इट टेक टू वॉक आउट ऑफ अ मर्डरस रिलेशनशिप? ये क्या, कम से कम देखिए, शादी में भी बहुत सी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, कईयों को कत्ल भी किया जाता है, परंतु कोई रोने वाला तो होता है जिसके पास वो जाके, मुझे याद है हम मानुषी ने बहुत लीगल एड की, और शुरू में मैं बड़ी पजल होती थी कि कोई भी महिला आई है अपनी शादी का बयान करने, उसके साथ जो मान लो उत्पीड़न हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस, तो कम से कम 4 5 6 रिश्तेदार होते, भाई भी है, भाभी भी है, कई बार चाचा चाची भी हैं, पिता है, माँ, मतलब, और मैं सोचती थी इतने लोग क्यों इसको घेर के बैठे हैं, इसको बात क्यों नहीं अपनी करने देते, कहीं कहीं इनके दबाव में तो नहीं आएगी। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये जो फैमिली आती है इसका मतलब सब स्टेक होल्डर्स हैं इसकी खुशी में, और यदि हमने बेटियों को बचाना है उत्पीड़न वाली शादियों से या मर्डरस शादियों से, तो भी यही परिवार ही काम आएगा। और मैं तुफैल साहब आपको बताऊं, अनेकों केस मैं बता सकती हूँ जहां मैं लड़की से बहुत कम बात करती थी, उसके पिता और भाई या चाचा, इनसे वो अगर मेरे पास आते थे कि पुलिस का केस कराइए, इस लड़के को सबक सिखाना है, ये करना है, कोर्ट में बताइए क्या करें, मैं एक ही सवाल पूछती थी, पैदा कहाँ हुई थी, आपके घर में कि थाने में? अगर घर में पैदा हुई है तो उस घर में पहले उसकी सेफ्टी का इंतजाम पहले कीजिए, उसके बाद मैं कोई बात आपसे करूंगी या सुनूंगी। अगर आपको लगता है कि वहां रहने में इसकी जान को खतरा है, तो आप उसको सजा दिलवाने की बजाय कि उसने मारा, ये करेंगे वो करेंगे, आप पहले उसको अपने पास लाइए, सुरक्षित रखिए, और बेटी को ये विश्वास दिलाइए कि ये तुम्हारा उतना ही घर है जितना बेटों का है, पराई नहीं हो तुम हमारे लिए। और हर एक केस में जहां ये लाइन मैंने अपनाई और पिता को समझ आ गई, इन नो टाइम द गर्ल ब्लॉसम्ड बिकॉज शी केम बैक टू अ सपोर्टिव फैमिली। अब सवाल यह है कि अब ये जो टिंडर मेड रिश्ते हैं, वहां तो जब इनकी कोई झगड़ा होता है तो कोई चाचा, कोई भाई, कोई भाभी, कोई नहीं है ना, उनको तो पता ही नहीं कि तुम किस रिश्ते में हो, आज किस में हो, कल किस में थी, परसों कब जाओगी किसी और के पास जाओगी, क्योंकि ये भी सीरियल रिश्ते चलते हैं, जैसे वेस्ट में है सीरियल मोनोगमी बोलते हैं वो इसको, कि जब तक हूं तुम्हारे साथ चाहे 2 साल या 2 दिन, तब तक तुम्हारी हूं, फिर आगे कोई और शुरू हो जाए। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दिस कि शादियां चलती एक बड़ा कारण था कि ग्लू बन के बहुत से रिश्तेदार, ऐसे ही नहीं लोग 500 लोगों को बुलाते, ऐसे नहीं मतलब जो रिश्तेदार आते हैं उनकी मिलनी करवाते हैं, ताकि एक दूसरे से एक जिम्मेदारी का संबंध बने, हम अपनी बेटी सौंप रहे हैं और आपको इसकी गार्डियनशिप दे रहे हैं, अब आपका काम है ये। और झगड़ा जब परिवारों में होते हैं, जो वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज हैं, वो कोर्ट कचहरी नहीं, वो बिरादरी की पंचायत आती है, दोनों तरफ के लोग बैठते हैं, जिसकी गलती हो, लड़के की गलती है तो उसको फटकारते हैं, लड़की की गलती है तो उसको फटकारते हैं, और दोनों को तरीके समझाते हैं, सलीका समझाते हैं एक दूसरे के साथ रहने का। तो बड़ों की छत्र छाया में जो रिश्ते पलते हैं, अनुभव से और उनके जीवन ज्ञान से, दे एक्ट एज अ ग्लू। उनके पास सिर्फ पीयर ग्रुप है, आधे उनमें नशेड़ी हैं, आधे से ज्यादा की खुद की जिंदगी सुबह शाम क्या होने वाला उनको ही नहीं पता। द पॉइंट इज कि पीयर ग्रुप प्रेशर में जो बच्चे रह रहे हैं, फैमिली से एस्केप करके, चाहे वो हॉस्टल में रह रहे हैं या वो अलग फ्लैट लेके रह रहे हैं, दे आर लिविंग वेरी हाई रिस्क लाइव्स। क्या किया जाए इन बच्चों का? जिम्मेदारी तो कम से कम रहिए, कोई बुरी बात नहीं है अकेले रहना,
मैं भी रहती हूँ, पर अपनी ज़िम्मेदारी से, ये नहीं कि कोई भी आए और कोई भी कुछ करके हाथ-पाँव मार के चला जाए।